क्या हो अगर इन दोनों तारों को चिपका दे तो? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आज हम इसके बारे में हर छोटी बड़ी डिटेल देखेंगे और इसके लिए और इस चैप्टर से जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। और हाँ, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने जितने भी क्लास फेलोज़ हैं उन सब के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियो, तो थोड़ा मेहनत का फल। चलिए शुरू करते हैं। ओके, थिंक लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस मॉडर्न सोसाइटी। इज इट पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी? क्या इस मॉडर्न सोसाइटी में हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना मतलब रह सकते हैं? क्या हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपनी लाइफ सोच भी सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। सिंस वी आर साइंस स्टूडेंट, जैसा कि हम साइंस स्टूडेंट हैं, सो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जानें जो बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का। ये एक जो वर्ड है इसका मतलब क्या है और ये कैसे काम करती है, पूरी चीज़ें आज हम सीखेंगे। एकदम एकदम डीप में घुसेंगे आज हम, ठीक। तो चार्ज से शुरू करते हैं। व्हाट इज चार्ज? इट इज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एटम में प्रेजेंट होते हैं। इट कैन बी ईदर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, और पॉजिटिव, प्रोटॉन जिसको बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। हमने 9th में भी ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। कूलम, इसको बोलते हैं कूलम। कूलम इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय सी। जहां भी आपको सी लिखा होगा मतलब वो चार्ज है और वो कूलम उसकी ऐसा यूनिट है। नेट चार्ज को वी कैन रिप्रेजेंटेड बाय क्यू विच इज कॉल्ड टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज जब आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आपको क्यू लगाना है। नेट चार्ज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियरली इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नेट चार्ज होता है वो बराबर होता है चार्ज कंटेन इन नियरली इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। जैसे हम करते हैं कि एक कूलम चार्ज इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इफ Q इक्वल्स टू 1C, दैट मीन्स हम बोलेंगे कि मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ कुछ फॉर्मूला डेरिवेशन है। सो दैट्स हाउ यहाँ से निकल आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 6 मल्टीप्लाई 10⁻18, तब उसको 1 कूलम ऑफ चार्ज माना जाता है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके अंदर होते हैं तो सीधी सी बात ये है। इसके बाद हम आते हैं करंट, रिप्रेजेंटेड बाय I। जहां भी I लिखा होगा दैट मीन्स वो करंट है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट, डिनोटेड बाय I। तो I मीन्स होता है कि कितना जो है चार्ज कितने समय में बह रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक मतलब उसी को हम करंट बोलते हैं। कितना चार्ज कितने समय में बह रहा है। सो रेट ऑफ net charge is called current, denoted by I. ऐसा unit of current is ampere, which is represented by A. ठीक, तो हम ऐसे देख सकते हैं कि I equals to Q अपॉन में T, कितने समय में। अब एम्पियर डिफाइन एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। तो एम्पियर ये दिखाता है कि एक कूलम का चार्ज, अब यहां पर जैसे लिखा हुआ है, एक कूलम का चार्ज 1 सेकंड में अगर बहेगा तो हम कहेंगे कि उसमें 1 एम्पियर का करंट मौजूद है, मतलब उसके अंदर 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। ऐसे ही अगर 2 कूलम ऑफ चार्ज होगा 1 सेकंड में तो हम करेंगे उसके अंदर 2 एम्पियर का चार्ज आ रहा है। इस तरह इन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डैश चार्ज। Conventionally, it flows from the positive terminal of battery or cell to negative। मतलब जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। और हम करंट को कहेंगे, अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। मतलब वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ध्यान रखिएगा। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर, MA। जो छोटे छोटे मोबाइल के चार्जर होंगे ना, उन पर मिली एम्पियर लिखा रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनको छोटा करंट फ्लो करने के लिए बनाया होता है। जैसे जो कीपैड फोन्स होते हैं उनके जो चार्जर होते हैं वो मिली एम्पियर के होते हैं, और जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं उनको फास्ट चार्ज करने के लिए उनको फास्ट चार्ज वाला बनाना होता है, इसलिए उनके जो एम्पियर्स होते हैं वो 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, वूक चार्ज और ऐसे अनगिनत टेक्नोलॉजी जो है मार्केट में
आ चुके हैं। तो MA होगा तो वो मिली एम्पियर कहलाएगा, जिसके अंदर 10⁻³ एम्पियर का करंट होगा। और UA होगा तो वो होगा माइक्रो एम्पियर, मतलब मिली एम्पियर से भी और ज्यादा छोटा, जिसमें 10⁻⁻6 एम्पियर का करंट होगा, मतलब इससे भी आधा। आगे हम देखते हैं एमीटर। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन के पास ये इस तरह से एक मशीन होती है और वो सर्किट में से लगाकर चेक करता है कि करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज एम अ करंट। तो ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। देखिए, दो तरह के सर्किट होते हैं, एक तो पैरेलल और एक सीरीज। तो मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा पैरेलल होता है, कौन सा सीरीज में होता है। ठीक है, घबराने की दिक्कत नहीं है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल ए। ये इस तरह से ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। आप समझिएगा यहाँ एक एमीटर कनेक्ट है, अगर ऐसा कुछ आता है तो। इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इट हैज अ लो रेजिस्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है बहुत फास्ट फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज क्लोज्ड पाथ along which an electric current flow। तो ये एक सर्किट है, सिंपल सा डायग्राम है, आप देख पा रहे हैं। ये एक एमीटर कनेक्ट है, ये एक बल्ब हो गया जो हार्ट की शेप का है, और ये एक बैटरी हो गई हैविंग अ 3 सेल्स, लाइक इसमें 3 सेल हैं तो एक बैटरी, और ये एक बटन हो गया की। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। ये जो आप देख पा रहे हैं ये डायरेक्शंस ये बता रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट कहां से, जैसे भी मैंने आपको बताया था, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। जी यस, राइट। इन दिस सर्किट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसमें जो एमीटर कनेक्ट है वो सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट का मतलब ये होता है कि इस एक किसी भी कंपोनेंट के दो एंड पॉइंट एक साथ में ऐसे लगे हों। जैसे इसका ये एक एंड पॉइंट हो गया पॉजिटिव वाला जो यहाँ कनेक्ट है, और ये वाला इसका नेगेटिव वाला है वो यहाँ कनेक्ट है बल्ब से। और इस तरह से फिर ये बल्ब के भी दो एंड पॉइंट है जो एमीटर से कनेक्ट है, और दूसरा वाला आगे आके स्विच से कनेक्ट है। स्विच का एक बल्ब से कनेक्ट था, और एक स्विच का आगे जाके बैटरी से कनेक्ट है। इस तरह से बल्ब भी कंप्लीट, स्विच भी कंप्लीट, एमीटर भी कंप्लीट, और बैटरी से कनेक्ट हो गया। नाउ द करंट कैन फ्लो इन दिस सर्किट। The electron can only flow when there is a difference of electric pressure। देखो, करंट तभी फ्लो होगा जब उसके अंदर कोई प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, और वो प्रेशर करता है, वो प्रेशर डालता है ये बैटरी। ठीक, कैसे, एग्जांपल समझ लो, वाटर फ्लो थ्रू अ ट्यूब। पानी जब एक ट्यूब से फ्लो करता है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ हाई प्रेशर। जब उसको एक तरफ से हाई प्रेशर मिलेगा तभी वो दूसरी तरफ से बाहर आएगा, राइट, एट अ वन साइड एंड लो एट अनदर साइड, देन इट विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो वो हाई से लो की तरफ भागेगा ऑब्वियसली। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट के केस में द फ्लो ऑफ चार्जेस मेड पॉसिबल ड्यू टू द केमिकल एक्शन विच अ सेल दैट जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके अंदर जो डिफरेंस क्रिएट करता है ना, मतलब जो प्रेशर क्रिएट करता है, वो एक सेल करता है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी की टर्म में। ठीक, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल्स। कैसे, जैसे एक सेल होता है, उसका एक पॉजिटिव होता है और एक माइनस होता है, तो यहीं से वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं V। डिफरेंस को बोलते हैं V, मतलब वोल्टेज। इलेक्ट्रिक potential difference, it is defined as a work done in carrying a unit charge from one point to another between the 2 points of an electric current circuit। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितना जो भी वर्क डन हुआ है इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज, जितने भी चार्ज उसमें यूनिट मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी वर्क डन हो रहा है, उसी को हम एज अ वोल्टेज ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर V एज अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड W एज अ वर्क डन एंड Q एज अ चार्ज। तो यहां से हमारा फॉर्मूला तैयार होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। W मीन्स वर्क डन, Q मीन्स चार्ज एंड V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। आपने देखा होगा कि चार्जरों के ऊपर की तरफ वोल्टेज लिखा रहता है, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट, है ना, और बहुत सारे होते हैं, बल्ब के ऊपर होता है, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उन सब के ऊपर चार्ज लिखा रहता है, उन सब के ऊपर वोल्टेज लिखा रहता है। SI unit of potential difference, the SI unit of potential difference is volt represented by V। ठीक, जहां भी V होगा मतलब वो वोल्ट है। there is a difference between volt and watt। ये वोल्ट और वाट, ये में इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। आगे 1 वोल्ट कैसे मानेंगे 1 वोल्ट?
1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another. जब 1 जूल का वर्क डन होगा 1 कूलम के चार्ज को कैरी करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तब हम कहेंगे कि 1 वोल्ट फ्लो हुआ है, ठीक, ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस सेंडेड टू बी, तो वो कैसे सेंडेड टू बी, लाइक दिस, IV equals to 1 joule of work done upon में 1 coulomb of charge. That's a 1 volt. Voltmeter. It is an instrument used to measure the potential difference and represented by the symbol this. जैसे अभी करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट था, वैसे ही सिमिलरली एक वोल्ट को भी मेजर करने के लिए वोल्टोमीटर होता है. It is always connected in parallel. वो सीरीज में कनेक्ट था, ये पैरेलली कनेक्ट होता है. The points between which the potential difference is to be measured, it has a high resistance. ये high resistance वाला होता है, मतलब इसके अंदर से जो करंट फ्लो होता है वो दिक्कत से होता है. Symbol for some commonly used instrument in a circuit diagram. सर्किट डायग्राम के अंदर जो commonly इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनके सिंबल्स. I know it seems like different, but साइंस की टर्म में ऐसे दिखाते हैं. सेल को ऐसे दिखाएंगे, बैटरी को ऐसे दिखाएंगे. इनकी प्रैक्टिस करके आप ज़रूर जाइए एग्जाम में, क्योंकि ये बनाने के लिए आ जाते हैं कि एक सर्किट बनाइए, एक क्लोज सर्किट बनाइए, ओपन सर्किट बनाइए, इस तरह से. ये की स्विच हो गए, मतलब बटन्स हो गए, ये ओपन सर्किट है, और ये वाले क्लोज सर्किट है, ये ओपन हो गए. और ये वायर के लिए बनाया गया है, ये जॉइंट है. अगर ऐसे करके इधर आके और ये ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, तो ये जॉइंट है. और वायर्स विद नो जॉइंट, अगर कोई जॉइन नहीं है तो मतलब ये वायर हो गया और इसके ऊपर से ऐसे करके ये जा रहा है, तो मतलब ये इसको क्रॉस कर रहा है, ना कि इसमें कनेक्ट हो रहा है, ठीक है. बल्ब को कुछ ऐसे दिखाते हैं हार्ट शेप में, और एमीटर को ए से दिखाएंगे, मतलब इस तरह से बना के प्लस और माइनस के नेगेटिव के चार्ज लगाकर इस पे, और वोल्टमीटर के प्लस और माइनस, और जैसे इसमें ए डाला था इसमें वी डाल देंगे, दैट्स इट. ये वोल्टमीटर हो गया. अब यहाँ पर ये डायग्राम कहता है कि ये हो गया करंट और ये हो गया वोल्ट. तो इस केस में वोल्ट इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. तो इसमें जो ग्राफ बनता है ना वो स्ट्रेट बनता है, उसमें जो लाइन बनती है वो स्ट्रेट बनती है. सो इन दिस डायग्राम वी कम अक्रॉस 2 न्यू सिंबल्स. हमें 2 नए सिंबल्स यहाँ पर मिलते हैं. एक तो रेजिस्टेंस विच इज R, एंड रियोस्टेट विच इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है? एक सर्किट के अंदर ऐसा कह सकते हैं करंट के फ्लो को धीमा करना हम रेजिस्टेंस के ऊपर डाल सकते हैं. ये सारी चीज़ें, अगर किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसके अंदर से जो करंट फ्लो होगा वो धीमा करंट फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा तेज से फ्लो होगा. और रियोस्टेट मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो वेरिएबल होता है, मतलब वो जो चेंज हो सकता है, उसको धीमा भी कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, और ज़्यादा भी कर सकते हैं. तो यहीं से हमारे पास इस चैप्टर की मेन टर्म आती है विच इज़ कॉल्ड ओम्स लॉ, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं. ही स्टेटेड दैट, ओम्स लॉ कहता है, ही स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली, I remind you, directly proportional to the potential difference across its end, provide the temperature remain constant. सिंपल सी भाषा में समझो कि जो वोल्ट होता है या जो कह सकते हैं हम करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ठीक. जैसे अगर वोल्ट बढ़ेगा तो दैट मीन्स करंट भी बढ़ेगा, ठीक है. मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी. अगर ज़्यादा वोल्ट है दैट मीन्स ज़्यादा करंट होगा, अगर ज़्यादा करंट है दैट मीन्स ज़्यादा वोल्ट होगा. सो दैट्स हाउ. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट टर्म लेनी पड़ेगी, तो वो कांस्टेंट टर्म है रेजिस्टेंस. यस, वेयर R इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ द गिवन मेटल एट given temperature and it is said to be the resistance, the graph between V and I is always straight line as I shown you. रेजिस्टेंस क्या होता है, ये क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्यों यूज हुआ है यहाँ पर? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर. ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है. अब आप अगर समझ में नहीं आ रहा हो कि कंडक्टर क्या होता है, तो सिंपल सा मतलब एक वायर, जैसे एक इलेक्ट्रिक वायर होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये करंट को कैसा फ्लो करवाएगा, तेज फ्लो करवाएगा, धीमा फ्लो करवाएगा. ये होता है रेजिस्टेंस के ऊपर, कि किसी भी मेटल के कंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी कैसी है करंट फ्लो कराने की. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट opposes the flow of current. It is represented by R and the symbol is like this. तो वो ऐसा करके एक zigzag kind of a symbol होता है. अगर कोई भी कंडक्टर ऐसा है जिसके अंदर से अच्छी मात्रा में
करंट फ्लो हो रहा है, बहुत स्पीड में फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस कम है। और अगर कोई ऐसा कंडक्टर है जो बहुत ज़्यादा करंट को फ्लो को रोक रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ, दैट्स वाई यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया गया है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब ओम होती है इसकी ऐसा यूनिट, और इसको इस तरह से इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 1 ohm, the resistance of conductor is said to be 1 ohm when the potential difference across the conductor is 1 volt। अगर 1 वोल्ट का, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी सर्किट के अंदर, तो हम कहेंगे उसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस है। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला ड्रिवन कर सकते हैं, आर इधर उधर ले जाकर, और हम फिर तो डेरिवेशन है फॉर्मूले का वो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं रेओस्टेट। एज वी सेड दैट, एज वी नो दैट V इक्वल्स टू आई आर, सो 1 वोल्ट इक्वल्स टू, और सो V इक्वल्स टू आई आर, सो 1 इक्वल्स टू V अपॉन R। यहाँ पर 1 एज अ हमको करंट दे रखा है। शोन दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन इज इट्स रेजिस्टेंस। मतलब जो करंट होता है वो इनवर्सली, जैसे जो करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा दैट मींस करंट कम होगा, और अगर करंट ज्यादा होगा दैट मींस रेजिस्टेंस कम है। सिंपल सी बात है। सो इट इंक्रीज और डिक्रीज द करंट अकॉर्डिंग टू इन the circuit of the component is used as rheostat that regulates the current without changing the potential difference represented by RH। तो जो rheostat जो होता है इसको हम एज अ रेगुलेट करने के लिए यूज करते हैं करंट के फ्लो को। मतलब ये करंट के फ्लो को कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बिना वोल्टेज को चेंज किए। इट इज इट्स सिंबल इज दिस और दिस। It is conductor has less resistance. A conductor has a less resistance, then the more current will flow through it. So as I said, factor on which the resistance of a conductor depends। अब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर सकता है, मतलब कब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कब कम होगा, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। 1 इट्स लेंथ, अगर वायर जो है वो ज्यादा लेंदी हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ऑन इट्स अक्रॉस सेक्शंस एरिया, अगर क्रॉस सेक्शन जो एरिया मतलब तार अगर ज़्यादा मोटा हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर तार बहुत पतला हुआ तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, अब वो जो तार जो भी वायर जो भी कंडक्टर बना हुआ है वो किस वायर से बना हुआ है, तो ये भी डिपेंड करता है कि वो जिस वायर मतलब जिस मटेरियल का बना होगा, जिस मेटल का वो बना होगा, उसके अंदर रेजिस्टिविटी कैसी होती है ये भी देखना पड़ेगा। तो resistance is directly proportional to the length but inversely proportional to the area। जैसा मैंने बताया, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तभी हम देखते हैं कि जो पतले वायर होते हैं वो ज्यादा जल्दी आग पकड़ लेते हैं, और उनमें इसीलिए उनको जो हैवी वोल्टेज और हैवी करंट वाले सर्किट्स में हम नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी फट जाते हैं, जल जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और रेजिस्टेंस क्या प्रोड्यूस करता है, एग्जैक्टली हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से अब ये प्रोपोर्शन थे और इन्वर्सली थे, तो यहाँ पर हमको एक क्या हटाना था, कांस्टेंट साइन लेकर आना था, तो इसलिए यहाँ पर हम ये यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड रेओ, where dash rho is a proportionality constant known as resistivity of the material of a conductor। तो ये यहाँ पर एज अ कांस्टेंट यूज करा गया है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कैसी है, मतलब वो करंट को कितना रेजिस्ट करता है और कितना नहीं करता है। ठीक, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शंस एरिया इज कॉल्ड अ रेजिस्टिविटी। तार कितना मोटा पतला है, या वो किस मटेरियल से बना हुआ है, या उसकी लेंथ कितनी है, ये सारी चीजों को मेजर करना रेजिस्टिविटी कहलाता है। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम मीटर, एग्जैक्टली ओम मीटर। क्योंकि एक तो इसके अंदर क्या था, देखो यहाँ पर फॉर्मूला डेरिवेशन आराम से हो रहा है हमारा। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेओ
और लेंथ अपॉन में एरिया। अब यहाँ पर हम रेयो को यहाँ ले आते हैं, आर को वहाँ भेज देंगे, आर मल्टीप्लाई एरिया, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया अपॉन में लेंथ। अब यहाँ पर हम एरिया को क्या लिखते हैं, एम स्क्वायर, राइट। मतलब एरिया जो होता है किसी भी चीज़ का तो स्क्वायर में लिखा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे हम एम स्क्वायर। और लेंथ को, लेंथ मान लीजिए हम एम है तो यहाँ लिखेंगे एम। तो एक एम से एक एम कट गया तो क्या बचा, ओम्स और एम बचा। सो दैट्स हाउ द एसआई यूनिट मेड। For a material, irrespective of length and area, the resistivity is a constant. Resistantly of material vary with the temperature. जो resistantly है, resistantly material होते हैं, ये vary करते रहते हैं temperature के according. Resistivity of an alloy, homogeneous mixture जो होता है metals का, is generally higher than of its constituent metal. जैसे जिन चीज़ों से वो बने हैं उन चीज़ों के मुकाबले जिनसे वो मिलकर अब बन गए हैं, अलॉय बन गए हैं, उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि वो पहले जिसमें थे, अपने रियल स्टेट में थे, उसमें उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल द कंस्टेंटल जैसे अलॉय है, कॉन्स्टेंट जैसे अलॉय है, अलॉय ऑफ किसका होता है, अलॉय कॉपर या निकल का। तो अलॉय हैव अ हाई रेजिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज, तो उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, बर्न or readily at a high temperature. For this reasons they are commonly used in electrical heating devices. इसलिए वो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस जो होते हैं उनके अंदर यूज किया जाता है, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन को ले लेते हैं हम। अब टंगस्टन एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वो में से यूज होता है क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसके अंदर हाई रेजिस्टिविटी होती है। इसलिए जब हम देखते हैं जैसे हम बल्ब जलाते हैं तो वो जलता है। पहले चलते थे 100 वॉट के बल्ब। इसके बाद रेजिस्टेंस इन अ सीरीज। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस सीरीज में या पैरेलल में। मैक्सिमम अफेक्ट रेजिस्टेंस, लेट अस take three resistance R1, R2 and R3 that are connected in a series in a circuit. अब सीरीज में लगा दिए। अब देखो सीरीज में समझो, सीरीज में मतलब होता है दो एंड पॉइंट्स दूसरे के एंड पॉइंट्स से कनेक्ट हो, उसको बोलते हैं सीरीज में लगना। जैसे कि मान लो ये एक सर्किट है, अब यहां मैंने दो बल्ब लगाए, तो एक तो ऐसे लगाया, एक का एक तार खींचा और एक ऐसे लगा दिया, तो ये लगे हुए हैं सीरीज में। यहीं अगर मैं एक और बल्ब बनाऊं, एक और सर्किट बनाऊं, तो एक बल्ब मैंने ऐसे कनेक्ट किया और ऐसे ही इन्हीं दो तारों से एक और बल्ब मैंने, मतलब एक बल्ब मैंने ऐसे कनेक्ट किया और एक और बल्ब मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, मतलब एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसको मैं बोलूंगा कि ये पैरेलल है और ये सीरीज में है। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहां पर हम आते हैं, Ohm's law state V equals to IR. The current IS flowing through a resistance in a series will remain same. तो वो सेम रहता है। Whereas the potential difference V across each resistance will be different. लेकिन वो डिफरेंट होता है। मतलब अगर सीरीज में होगा और उसके अंदर से अगर कोई वोल्टेज जाएगा तो वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक, लेकिन करंट उसके अंदर सेम फ्लो होगा। बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। तो हर एक रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा, सॉरी वो जो वोल्टेज फ्लो होगा वो डिफरेंट होगा। सो इसी का पता लगाने के लिए V इक्वल्स टू आई आर मीन्स वॉट, V इक्वल्स टू एक और आई आर होगा, मतलब एक R1 के लिए अलग होगा वोल्टेज, एक R2 के लिए दूसरा V2 और एक R3 के लिए तीसरा V3, इस तरह से। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सबको प्लस कर लेंगे, ठीक। वैसे ही इन सबको भी हम ऐसे सामने रख लेंगे। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 और इन सब की वैल्यू रखते हैं। इन सब में R कॉमन आ रहा है तो हमने R ले लिया और सब में I कॉमन आ रहा है तो हमने I ले लिया। अब V इक्वल्स टू डैश 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 सबके इक्वल हो सकता है। अब इन सब में I कॉमन आ रहा है तो हमने I ले लिया, ठीक है, और R सबके अंदर ले लिया, ये R1, R2 और R3। अब V को हम लिख सकते हैं IR, ठीक है। अब I यहाँ R से मल्टीप्लाई हो रहा है, I वहां जाएगा तो I से I कट जाएगा, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इज इक्वल टू जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सबका सम। ये टोटल रेजिस्टेंस हमारा ऐसे निकलता है,
सीरीज के अंदर। और आगे देखते हैं हम, thus we concluded that the effect resistance of several resistance joined in a series is equal to the sum of their individual resistance। तो जितने भी individual resistance है ना, उन सबका सम अगर हम करेंगे तो वो इस एक के बराबर बैठेगा। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मिनिमम इफेक्ट रेजिस्टेंस, इसमें मिनिमम होता है। लेट अस टेक 3 R1 R2 एंड R3 एंड दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। अब आप देख पा रहे हो डिफरेंस, ये एंड टू एंड कनेक्ट है, बट ये वाले एक ही पॉइंट पर ये वाला भी कनेक्ट है, इस पे ये वाला भी कनेक्ट है, और इसी पॉइंट पर ये वाले भी कनेक्ट है। सो दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल कनेक्शन। अब ये ले लिया, इसके बाद में ये बैटरी हो गई, ये स्विच हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं, नाउ I इक्वल्स टू वी आई अपॉन आर, वी अपॉन आर, I2 इक्वल्स टू वी अपॉन R2 और I3 इक्वल्स टू वी अपॉन R3। अब इन सबको रख लेते हैं सेम। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 एंड I। सेम पहले जैसा ही है, सेम रखते हैं। V हमने कॉमन ले लिया, सब IR प्लस IR2 प्लस IR3 रख लिया। यहाँ पर V अपॉन I, क्योंकि I की वैल्यू V अपॉन R है। अब यहाँ से V से V कट गया, सिंपल सा। तो 1 अपॉन R जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस, उनके रेसिप्रोकल। मतलब R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 था, लेकिन सीरीज के वो सीरीज के अंदर था, लेकिन पैरेलल के अंदर 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहां पर पैरेलल, तो पैरेलल में रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, और उसमें सीधा होता है रेजिस्टेंस। Thus we conclude that the reciprocal of the total effective resistance of several resistance connected in a parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance। तो जितने भी individual resistance होते हैं उन सबका reciprocal करके, और वो total resistance effective के बराबर, मतलब effective resistance के total में बैठता है। ये किस में बैठता है आपका, पैरेलल में, ठीक, और सीरीज में ये सीधा सीधा। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इन अ सीरीज कनेक्शन, इफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क, द सर्किट विल ब्रेक एंड देन नन ऑफ द कंपोनेंट लाइक टीवी, बल्ब, फैन विल वर्क। अगर सीरीज में कनेक्ट है और कोई भी एक कंपोनेंट काम करना बंद कर देता है तो आपका पूरा सर्किट खराब हो जाएगा और वो काम कुछ भी नहीं करेगा। ऑब्वियसली सी बात है ना, अगर कुछ चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट हैं, जैसे लाइक यहाँ फैन कनेक्ट है और यहाँ बल्ब कनेक्ट है और यहाँ पर कुछ और कनेक्ट है ना, तो अगर उनमें से कोई भी एक चीज़ अगर काम करना बंद कर देती तो यहीं से सर्किट कट गया, यहीं से सर्किट कट गया, मतलब जो करंट है वो फ्लो ही नहीं हो पाएगा। वो फ्लो नहीं होगा तो बाकी कंपोनेंट्स भी खराब चले जाएंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है सीरीज कनेक्शन का। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज। एक बल्ब और हीटर को सीरीज में कनेक्ट करना इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दे नीड अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली, क्योंकि वो अलग अलग उनको वैल्यू चाहिए होती है करंट की ऑपरेट करने के लिए। भाई जो हमारा हीटर है वो हाई टेम्परेचर पर चलेगा और हाई टेम्परेचर पर चलने के लिए उसको हाई करंट चाहिए होगा, लेकिन जो हमारा बल्ब है वो इतना हाई टेम्परेचर पर नहीं चलेगा, इसलिए उसको इतना ज़्यादा करंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दैट्स वाई उनको डिफरेंट डिफरेंट करंट की नीड होगी। Hence, to overcome this problems, we generally use a parallel circuits। तो इसलिए इन सारी दिक्कतों से हटने के लिए हमने पैरेलल सर्किट को इन्वेंट किया, मतलब यूज करते हैं हम। हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्लेनेशन, बैटरी और अ सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो battery or cell chemical reaction in it produce a potential difference in its two terminals. Electrons will come in motions to flow current through a resistance. To maintain this current, source has to keep the expending its energy. Part of this energy is consumed as useful works like rotating of fans, etc. etc. मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया। Mathematically expression. Let us suppose that the current I is flowing through a resistor of resistance R for time t. The potential difference across the resistance is V. So V equals to W open key. Work done is morning in the charge Q will be W equals to, अब इधर उधर जाएगा तो work done equals to VQ आ जाएगा। Then the power is, power क्या होता है, power equals to W upon T, the rate of charge change of work done. So ये power होता है।
अब जैसे यहाँ पर उन्होंने थोड़ा फॉर्मूला डेरिवेशन कर दिया है, W इक्वल्स टू वी क्यू देन पावर P इक्वल्स टू W अपन T होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइक W अपॉन T था तो हमने W की जगह वी क्यू लिख दिया जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू वोल्ट इनटू चार्ज। और यहाँ पर हमने लिख दिया, अब Q की जगह पर हमने ऐसे कर सकते हैं हम लाइक ये T वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा आई टी इक्वल्स टू Q। तो यहाँ पर हम Q की जगह पर जब हम आई टी रखते हैं तो ये हो जाता है V मल्टीप्लाई विथ I और T अपॉन में फिर पूरा T। अब ये T से T कट गया तो बचा क्या, V और I विच इज इक्वल टू P। So that's how this make. Heat energy supplied by a source of for time T will be, तो वो होगा H मतलब heat will be equal to power into time. So P is energy or work upon time. So put equation 1 in equation 2. So हम यहाँ जब equation 1 और equation 2 जब हम put करते हैं like P की जगह में VI निकाला था तो VI जब हम यहाँ रखते हैं और T तो H इक्वल्स टू क्या आता है, अब V की जगह भी हम क्या रख सकते हैं, IR रख सकते हैं और ये IT हो गया, V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ ये कहता है। तो यहाँ I दो I हो गए तो I का स्क्वायर हो गया और RT हो गया, तो हीट का फॉर्मूला ये बन गया। दिस इज नोन एज द जूल्स लॉ, इसको जूल्स लॉ नाम से जाना जाता है। तो ये फॉर्मूला डेरिवेशन है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, बहुत सारे फॉर्मूले लिखना, लिखते जाना, 10 बार ही लिखना, आपको सब याद हो जाएंगे। The law state that the heat produced in a resistors is कि ये लॉ ये कहता है कि जो भी रेजिस्टर्स हैं उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो जो भी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के बराबर। हीट मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ आर फॉर द गिवन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के जो उस विच करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टर, जो उन रेजिस्टर से करंट फ्लो हो रहा है। एप्लीकेशन ऑफ हीट इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, अभी इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है हीट इफेक्ट की। यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, हीटर एक्सेट्रा, ये सब इसी प्रिंसिपल्स पे बनाए गए हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन अ बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट, अब इसको एज अ बल्ब में भी यूज किया गया है ताकि लाइट को प्रोड्यूस किया जा सके। फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस फिलामेंट कैन बी रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज पॉसिबल टू बिकम वेरी हॉट एंड एमिट लाइट, तो वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है जिससे वो लाइट एमिट करने लगता है। It is also used in a fuse connected in a electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्यूज को भी एज अ यूज करते हैं, वो उसके अंदर भी टंगस्टन होता है, एक फिलामेंट होता है ना, जिसको वो एज अ क्या है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से उसका फ्यूज में यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर अगर ज़्यादा अगर उसके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए तो वो टंगस्टन फट जाए, वो फ्यूज फट जाए और वो पूरा सर्किट बचा रहे और हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस सेफ रहे। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस प्रोटेक्ट द सर्किट्स एंड अप्लायंस ऑफ द स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करंट। दिस वायर द वायर ऑफ द फ्यूज इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ द मेटल फॉर एक्स एल्यूमिनियम कॉपर आयरन, इसका वो बना होता है, लेड एक्सेट्रा अलॉय होता है, मिक्सिबिलिटी। द अलॉय शुड बी ऑफ लो melting point and high resistivity fuse is always connected in a series, वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। when a large current flow through the circuit, जब कोई भी when a large current flow through a circuit, जब बहुत ज़्यादा करंट एक सर्किट के थ्रू फ्लो होता है करंट, the temperature of the fuse will इंक्रीज, तो उसमें जो टेम्परेचर होता है फ्यूज का वो इंक्रीज होता है। दिस मेल्ट द फ्यूज, इससे वो फ्यूज मेल्ट हो जाता है एंड ब्रेक द सर्किट, और सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बच जाते हैं। द फ्यूज यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक पर्पस आर रेटेड एज 1A 2A 3A 5A, ये एम्पियर है, ठीक है, करंट है मतलब, एक्सेट्रा फॉर द वेरियस ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ सप्लायंस यूजिंग। तो ये देखा जाता है कि फ्यूज जो लगा रहे हैं वो किसके लिए लगा रहे हैं, वो किस पर्पस के लिए लगा रहे हैं। तो छोटे फ्यूजेस भी आते हैं, बड़े फ्यूजेस भी आते हैं, फ्यूजेस लाइक दिस। एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर एन अप्लाई इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 kW इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट। तो P इक्वल्स टू, अभी हमें इसका क्या निकालना है,
विच कंज्यूम डैश इलेक्ट्रिक पावर, लेट अस कंसिडर एन अप्लायंस। ओके, सो करंट निकालना है ना, तो P इक्वल्स टू वी आई होता है, तो I हम साफ साफ निकाल लेते हैं, करंट निकाल रहे हैं, V इक्वल्स टू P अपॉन V। अब वोल्ट हमें दे रखा है कितना है 220, तो 220 लिख लिया। अब P मतलब पावर 1 के वॉट, अब 1 के वॉट दैट मीन्स 1000 वॉट, ठीक है, 1 के वॉट बराबर होता है 1000 वॉट के, तो उसकी जगह हम 1000 वॉट रखेंगे, 10 से 10 कट गया, इसके बाद में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके ये हमारा करंट निकल आया, इतना करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है। इन दिस केस अ 5 एम्पियर फ्यूज इज रिक्वायर्ड। अब इसके अंदर हमें 5 एम्पियर का फ्यूज रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली जब वो करंट उसके अंदर 5.4 एम्पियर का हो रहा है, तो उसके अंदर जो फ्यूज यूज होगा उससे थोड़ा ज्यादा ही तो होगा ना, कि जैसे 5 एम्पियर का ही तो होगा उसके अंदर यूज, ठीक है, जितना भी करंट होता है उससे थोड़ा ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। Electric power, in the case of electricity, it is defined as the rate of change electrical energy dissipated or consumed in an electrical energy dissipated or consumed in an electric circuit। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई है, बस उसी के बारे में बात हो रही है। तो P इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन में टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, तो ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक पावर की वो वॉट होती है, ठीक है। 1 वॉट डिफाइन एज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट एट द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर का करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो मतलब वो 1 वॉट की एनर्जी उसमें आ रही है, 1 वॉट की पावर उसके अंदर आ रही है। सो 1 वॉट इक्वल्स टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक एनर्जी P इक्वल्स टू E अपॉन T। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। तो यहां से फॉर्मूला डेरिवेट करके E इक्वल्स टू PT आ गया, मतलब एनर्जी इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वॉट सेकेंड और जूल, दोनों ही बोल सकते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर और 1 यूनिट, जैसे हम बोलते हैं कितने यूनिट बिजली हम यूज कर रहे हैं, ये कमर्शियल यूज है, कमर्शियल लैंग्वेज है यूज करने की। सो E इक्वल्स टू P इंटू T। अब यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला डेरिवेशन है, दैट्स इट। 1 किलो वॉट आर इक्वल्स टू 1 के वॉट मल्टीप्लाई आर्स, या 1 के वॉट को हमने 1000 वॉट लिख दिया और आर्स को हमने सेकेंड्स पे कन्वर्ट कर दिया, मतलब 3600 सेकेंड्स। इसके बाद 36 को हमने यहाँ लिख लिया, सारी जीरो को काउंट कर लिया और 10 टू पावर 5 लगा दी, और फिर यहाँ से एक और पॉइंट ले लिया और यहाँ से पॉइंट की 10 को ये 10 टू पावर 6 कर दिया, दैट्स इट। द SI यूनिट ऑफ द SI यूनिट इज वॉट सेकेंड, और हम जूल भी बोल सकते हैं क्योंकि वो एक एनर्जी है। सो 1 हॉर्स पावर कितनी होती है 746 वॉट, जिसे 4 हॉर्स पावर बोलते हैं ना, 4 हॉर्स पावर, तो इस तरह से तो एक के अंदर 746 वॉट होती है। ओके माय यूट्यूब फैमिली, सो दिस वाज योर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।